मैं हैरानी लिए अपनी बहन की बातें सुन रही थी, जो इस वक्त मुझे अपनी वह हकीकत बता रही थी जिसकी वजह से वो अपने पूरे गांव में बदनाम हो चुकी थी। मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता मर चुके थे और मैंने अपना बचपन अपनी बड़ी बहन के साथ गुजारा था। मेरी दीदी और मेरे जीजा दोनों ही काले रंग के थे और इस तरह उनके सब बच्चे भी काले रंगत के थे। लेकिन फिर आखिर मेरी दीदी की एक बेटी हुई जो अपनी बहन भाइयों से बिल्कुल अलग थी। वह एकदम सफ़ेद रंग की गुड़िया लगती थी जो पूरे घर में अलग थी। पूरे गांव वालों ने बहुत मजाक भी उड़ाया था कि शायद मेरी दीदी और जीजा जी किसी मंदिर से बच्चे को उठा लाए हैं। मेरी दीदी और जीजा की सारी जिंदगी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस यही कहा कि हमारी बेटी है। मगर उन्होंने अपनी इस बच्ची को बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा प्यार से पाला था। इसके पास कपड़े भी बाकी बच्चों से अलग होते थे। मेरी बहन उसे घर के काम भी नहीं करवाती थी जिस तरह हम सब करते थे। मैं अक्सर हैरान रह जाती थी कि ऐसा क्या है इस बच्चे में जो मेरी दीदी इसका इतना ख्याल रखती है। अगर वह बच्ची मिट्टी में भी खेलती तो मेरी बहन उसे गोद में उठा लेती और सारा दिन मेरी दीदी उसे गोद में उठा उठा कर घूमती। अक्सर अपनी बच्ची को लेकर हवेली में भी जाती रहती थी जहां मेरी दीदी काम करती थी, जबकि वहां और बच्चों को जाने की इजाज़त नहीं थी। धीरे धीरे वह बच्चे भी बड़े होते गए और मैं भी शादी करके ससुराल चली गई। एक बार मैंने बहुत ही अनोखी सी चीज़ देखी थी कि मेरी दीदी बिना किसी वजह के ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, जैसे उसका अपना कोई मर गया हो। मैं हजार बार पूछा मगर वह कुछ भी बताने से इनकार करती रही। दीदी का रोना मेरे जहन में कई सवालों को जगह दे रहा था। इसी दौरान मैंने एक और चीज़ देखी कि मेरी दीदी अब अपनी बेटी से काफ़ी खिंची खिंची रहने लगी थी। वह बच्ची जिसका नाम खुशी था, अब वह बड़ी हो गई थी और बड़ी होने के बाद उसने और भी रंग रूप निखार आए थे। उसे देखने वाला उसे दोबारा देखने की इच्छा जरूर रखता था, कोई मामले में तैयार ही नहीं था कि यह मेरी दीदी की बेटी है। धीरे धीरे कुछ समय और गुजर गया और एक दिन गांव में शोर मच गया कि मेरी बहन की वह गोरी चिट्टी बेटी घर से भाग गई है। पूरा गांव कह रहा था कि सब कह रहे थे आज वही मुंह काला करके भाग गई है जिसको सबसे ज़्यादा लाड प्यार से पाला था। मैं भी यह बात सुनकर दौड़ी दौड़ी अपनी दीदी के घर गई थी जहां पर वह जोर जोर से रो रही थी और अपनी बेटी खुशी को याद कर रही थी। मेरे जीजा जी भी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे, लेकिन मैंने गौर की कि मेरी दीदी और जीजा जी दोनों के ही रंग उड़े हुए थे। कुछ ऐसा तो जिसे वह छुपा रहे थे, आंखों आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे और इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैं सारा दिन सोचती रही कि मैं दीदी से यह बात ज़रूर पूछूंगी कि यह सब माजरा क्या है। दिन में तो कोई न कोई आता रहा। मैंने सोचा कि रात में ही दीदी से बात करूंगी। फिर शाम को शाम ढलने की वह जैसे ही उसने पूछने लगी कि तभी मेरे पति आ गए। मेरी सास की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें अस्पताल ले जाना था। मैंने सोचा कि एक दो दिन में आकर पूछूंगी और मैं अपने पति के साथ घर चली गई। मगर किस्मत करनी ऐसी हुई थी कि मेरी सास इस दुनिया से चली गई। काफ़ी दिन से बीमार थी, मुक्तिला थी और उसी के साथ इस दुनिया से चली गई। हम लोग अपनी सास की अंतिम क्रियाकर्म में लगे रहे। एक तो मेरी माँ जैसी वह मुझे छोड़कर चली गई थी और दूसरी तरफ से पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। इसीलिए यह दीदी वाली बात मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी कि मुझे अपनी दीदी से कुछ पूछना था। खुशी के बारे में दीदी कभी कभी मेरे पास मुझसे मिलने आ जाया करती थी। मैंने महसूस किया था कि दीदी काफ़ी परेशान सी हैं और मेरे जीजा जी खामोश खामोश रहने लगे थे। अक्सर रात होते ही दोनों कहीं न कहीं बाहर निकल जाते थे। मेरी बहन के बच्चों ने अपने माता पिता के बारे में कुछ बातें मुझे बता रखी थी कि मम्मी पापा रात होते ही पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मुझे लगा था कि शायद मेरी दीदी कुछ तो गलत कर रही हैं, शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा होगा। दिन गुजारने के साथ साथ मेरा शक भी बढ़ता जा रहा था और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि खुशी वापस आ गई, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ जो आदमी था उसे देखकर सब शौक रह गए। यह तो हमारे गांव की हवेली के छोटे मालिक हैं जिन पर गांव वाले की सब लड़कियां मरती थी। जब वह गांव की कन्नी से गुजरते तो उन्हें देखकर गांव की आधी लड़कियां अपना दिल थाम कर रह जाती थी। वह बेहद खूबसूरत, ऊंचा, लंबा कद और सफ़ेद रंगत का मालिक था। गांव की सारी लड़कियों के दिलों की धड़कन था। लेकिन एक बात जो हम सबको हैरान कर रही थी कि आखिर इस तरह से भागकर ही शादी क्यों करी।
खुशी से वह तो इतने बड़े घर का लड़का था, मगर वह एक बार भी अपना रिश्ता भेज देता तो मेरी दीदी जीजा खुशी की शादी उसके साथ कर देते थे। जैसे ही मेरी दीदी खुशी के छोटे मालिक के साथ देखा तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया और ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी और बोले कि खुशी, यह तूने क्या गजब कर दिया, तुझे पूरे संसार में सिर्फ यही मिला था। दीदी जो खुशी को देखकर थोड़ी खुश हुई थी, अब छोटे मालिक को उसके साथ देखकर उनकी हालत बिगड़ने लगी थी और इसी तरह रोते रोते वह ज़मीन पर गिर गई थी। दीदी के गिरते ही खुशी आगे आई और दीदी को थामना चाहा, लेकिन मेरे जीजा जी ने मना कर दिया और खुशी को वहाँ से जाने के लिए कहा। सारे गांव की आंखें फाड़कर यह मंजर देख रहा था कि देखो जरा उनकी हिम्मत, सारी ज़िंदगी जिस हवेली में काम करे, सारी ज़िंदगी जिस हवेली में काम किया और उसका नमक खाया, उसी के साथ शादी होने पर कैसे तड़प तड़प कर रो रही है। जीजा ने खुशी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। खुशी रोती हुई घर से चली गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू चमक रहे थे, जिन्हें देखकर एक लम्हे में मेरा दिल भी पिघल गया था। दूसरे ही पल मेरी दीदी की हालत मेरी नज़रों के सामने घूम रही थी। मेरी दीदी की जो हालत हुई थी वह सिर्फ खुशी की वजह से हुई थी। दीदी को काफ़ी देर तक होश नहीं आया। शाम हो रही थी, तभी दीदी ने आंखें खोली और पहला सवाल किया कि खुशी कहाँ है। दीदी के सवाल का जवाब जीजा जी ने दिया था। उन्होंने बताया कि वह खुशी को घर से निकाल चुके हैं, जिस पर दीदी ने शिकायत नज़रों से जीजा जी को देखा था और फिर दीदी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी और बार बार यही कही जा रही थी कि हमसे गुनाह हो गया खुशी के पापा, हम लोग तो भी कुछ न कर सके, हमारे गुनाह हो गया। बल्कि गुनाह नहीं, ये तो बहुत बड़ा भी गुनाह है। और यही सब कहते कहते लेकिन मेरा दिमाग तो दीदी की बातों में ही उलझा हुआ था कि आखिर दीदी ने ऐसा कौन से बड़ा गुनाह हो गया है जिस पर वो इस तरह से रो रही हैं और बार बार बेहोश हो रही हैं। मैं उस रात अपने पति की इजाज़त लेकर वहीं पर रह गई थी ताकि अपनी दीदी से सारी हकीकत जान सकूं, क्योंकि मेरी छठी इंद्री कह रही थी कि दीदी हम सबसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। गांव वाले काफ़ी देर तक आकर दीदी की हालचाल पूछते रहे और सबने यही कहा कि इतना बड़ा घर है लड़का, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें ऐसा दामाद मिल रहा है, सारी दुनिया ऐसा दामाद चाहती है और तुम हो कि रो रो कर सब कुछ गिरा रही हो। लोगों की बातें सुनकर दीदी फिर रोने लगती और अपने सर पर जोर जोर से हाथ करने लगती थी। दीदी की हालत को देखते हुए मैं फिर किसी को आने नहीं दिया। जो भी आता मैं उसे यही कह देती कि दीदी सो रही हैं और दीदी के पास बैठे अपना बचपन और मम्मी की पापा की बातें करती रही। हम दोनों बहनों ने सारा दिन काफ़ी बातें की। मैंने दीदी के पास बैठकर खाना बनाया। रात होने में ही दीदी सबसे पहले लेट गई थी और मैं उसे सोता हुआ देखती रही। रात को न जाने कौन सा ऐसा जहर था कि मैं दीदी को उनकी चारपाई से उठते हुए देखा। पता नहीं दीदी अपनी चारपाई से उठकर कहाँ जा रही थी। मैं अपनी आंखें बंद कर कर लेटी रही। मैं यह सब देखना चाहती थी कि वह कहाँ जा रही हैं और क्या करती हैं। दीदी को सब विश्वास हो गया था कि मैं सोई हुई हूँ, तो वह कमरे में मौजूद अपनी संदूक के पास बैठ गई और अपने पल्लू के साथ लगी हुई चाबी से उसे खोलने लगी। मुझे एकदम से याद आया कि दीदी ने कभी इस संदूक को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया था। मैं अब उठकर बैठ गई थी, लेकिन दीदी का ध्यान अभी मुझ पर नहीं था। वह मेरी तरफ पीठ किए हुए थे बैठी थी, दूसरी तरफ संदूक से कुछ चीज़ निकाल रही थी। मुझे हमेशा लगता था कि दीदी संदूक में ज़रूरत के अपने सामान रखी होंगी, इसीलिए दीदी किसी को भी संदूक छूने नहीं देती। मुझे बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था कि आखिर संदूक में ऐसा क्या है जो दीदी उसे किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती थी। इसी तरह मैं चुपचाप लेटी रही थी और देख रही थी कि आखिर संदूक में क्या निकालती हैं। दीदी ने एक एक करके संदूक से सारी चीज़ निकालना शुरू कर दी और मैं देखकर हैरान रह गई थी। सबसे पहले दीदी ने कुछ कपड़े निकाले थे जो बहुत ही छोटे बच्चे के थे। उसके बाद कपड़ों का साइज बड़ा होता गया, वह सब लड़कियों के ही कपड़े थे। उसके बाद दीदी ने खिलौने निकालना शुरू किया, कुछ प्लास्टिक के थे तो कुछ मिट्टी के थे। उसके बाद तस्वीरों की बारी आई। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि यह सारे कपड़े बचपन में खुशी पहनती थी और कुछ खिलौने भी, लेकिन मैंने कुछ खिलौने कभी भी नहीं देखी खुशी के पास। इसके बाद दीदी ने तस्वीर देखनी शुरू कर दी।
शुरू शुरू में जो तस्वीर थी वह भी खुशी की थी, लेकिन उसके बाद तस्वीरों में एक और अस्तित्व जुड़ गया था। मैं इतनी दूर भी नहीं बैठी थी कि देख ना सकूं, लेकिन फिर भी मैं एक अस्तित्व को पहचान न पा रही थी। लेकिन फिर भी वह दूसरा अस्तित्व किस बच्चे का था, लेकिन मेरी पहचान में नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरी बच्ची कौन है। लेकिन मेरी दीदी और जीजा जी काफ़ी मेल खा रही थी, उनका रंगत भी वैसा ही था, सांवला सलोना, जैसा कि दीदी और बाकी बच्चों का था। दीदी ने अपने गले में अपना दुपट्टा उतारकर वहीं ज़मीन पर फैला दिया और सारा सामान उस दुपट्टे के ऊपर रखना शुरू कर दिया। साथ साथ वह चीज़ों को चूमते हुए भी ले जाती थी, छोटी सी जाती थी। फिर दीदी ने उस सारे सामान को एक गठरी बनाई और उठकर जैसे ही मेरे तरफ पलटी, मैं जल्दी से लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि दीदी कहाँ जाएंगी। दीदी ने वह गठरी उठाई और आंगन होती हुई गेट पर पास गई। दीदी ने उसे ज़मीन पर रख दिया और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया, जिससे पहले कि वह सारे सामान को आग लगाती, मैं फ़ौरन आगे बढ़ी और दीदी के हाथ पकड़ लिया। मुझे देखकर दीदी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। मैंने कुछ चीज़ उठाई और दीदी को लेकर अंदर आ गई। दीदी को चारपाई पर बिठाया और उन्हें पानी पिलाया। दीदी चुपचाप सर झुकाए बैठी थी, जैसे उनका कोई राज पकड़ा गया हो। मैं उठकर एक बार फिर बाहर देखा, कहीं से कोई जाग तो नहीं रहा। सब सुकून से सो रहे थे, सब सो रहे थे। मैं अपनी बहन से सवाल किया जो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने अपनी दीदी से कहा कि दीदी, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। कुछ दिनों से आपका रवैया मुझे बहुत अजीब लग रहा था और कुछ तो ऐसे बात हैं जो आप मुझसे छुपा रही हैं। इतना तो मैं समझ गई हूँ कि जो भी आप मुझसे छुपा रही हैं वह बात खुशी से जुड़ी हुई है। प्लीज़ दीदी, मुझे सब कुछ बताओ। आपकी हालत भी कई दिनों से अजीब हो रही है। काफ़ी एकदम से रोने लगी थी और कभी खामोश हो जाती और कभी बेहोश हो जाती और पहले वह सब चीज़ अच्छी तरह से उन्हें देख देख कर रोई और अब उन्हें आग लगाने के लिए ले जा रही थी। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा था। मैंने दीदी से यह भी कहा कि दीदी, आपका यह सब करना शक में डाल रहा है। मेरा इतना कहना था कि दीदी ने फिर से रोना शुरू कर दिया। मैंने दीदी को चुप कराया और कहा, दीदी, रोने का समय नहीं है, प्लीज़ मुझे सब कुछ बताओ। हो सकता है अगर आप मुझे सब कुछ बता दे तो आपका मन का बोझ भी कुछ हल्का हो जाए। मेरी बात सुनकर दीदी बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, यह सब तुम्हारे दिमाग की गलतफहमी है। मगर मुझे दीदी की बातों से बिल्कुल भी सच्चाई मालूम नहीं हो रही थी और मैं अपनी बात एक बार फिर दोहराई, लेकिन वह सब बताने से इनकार कर दी। मैंने अपनी दीदी से कहा कि शायद आप खुशी के सफ़ेद रंग की वजह से खुशी को कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी। आपके बाकी बच्चे ज़रा सी भी गलती कर देते तो आप उन्हें कितना डांटती फटकारती थी। दीदी, इन सब बातों का क्या मतलब हुआ कि आप अपने बच्चों में ही प्यार नहीं करती थी? क्या आपका प्यार सिर्फ खुशी के लिए था? आप कैसी माँ हैं? दीदी अपने ही बच्चों में फ़र्क करती थी। चाहे बच्चे काले हो या गोरे, माँ बाप के लिए बराबर मोहब्बत के हकदार होते हैं। अपने अपने सब बच्चों को बराबर का प्यार नहीं दिया है, उनके साथ भेदभाव किया है। मेरी दीदी बातों ही बातों पर आंखें भर गई थी और वह धीरे धीरे दीदी ने मेरे सामने सच के पर्दे खोलना शुरू कर दिया। एक ऐसा राज बताया जो आज तक सबसे छुपी हुई थी। दीदी जैसे जैसे रात का वह पर्दा उठा रही थी, वैसे ही वैसे मेरा मुंह खुलता जा रहा था। दीदी ने बताया कि 18 साल पहले मैं उम्मीद से थी और उन दिनों हम लोग बड़ी हवेली वालों के लिए काम करते थे। मालकिन के घर पर भी औलाद नहीं थी। उनका पहला बेटा उस वक्त 4 साल का था, जिसका नाम प्रताप था। मुझे याद है एक बार प्रताप ने अपनी माँ से कहा था कि मुझे मेरी छोटी बहन चाहिए। छोटे से बच्चे का अंदाज़ा इतना प्यारा था कि मुझे उस पर ढेर सारा प्यार आ गया था। लेकिन मालकिन यह सुनकर रोने लगी। वह काफ़ी देर तक वह रोती रही। मैं सोचने लगी, क्या बड़े लोगों को भी अपने लड़कियों के नसीबों से डर लगता है? बड़े लोगों को भी बेटी नहीं चाहिए होती है, उन्हें भी सिर्फ बेटे चाहिए होते हैं। बेटी का फ़र्क तो शायद गरीब लोग करते हैं, क्योंकि बेटी की शादी के लिए उनके पास ढेर सारा दहेज नहीं होता। आखिर बड़े लोगों को बेटा और बेटी का क्या मतलब है? वह अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम ढेर से सारा दहेज देकर कर सकते हैं। दिन ही दिन ऐसे गुजर रहे थे और फिर मेरी डिलीवरी का टाइम हो गया और फिर मैं एक बच्ची को जन्म दिया।
उसी रात मालकिन भी एक बच्ची को जन्म दिया था। हर तरह से मुबारकबाद का शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन मालिक और मालकिन के चेहरे पर मुझे परेशानी दिखाई दिए थे और मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर यह सब क्यों इतना दुखी हैं। हम लोग गरीब हैं, फिर भी बेटी पैदाइश पर खुश हैं। यह लोग इतनी धन दौलत वाले हैं और उनके घर पर पहली बेटी है। मैंने सोचा कि मैं मालकिन से इस बारे में ज़रूर बात करूंगी और मैं सोचकर 2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मुझे मालकिन के अपने कमरे में बुलाया। मैं थोड़ी सी हैरान थी, मगर अपनी बच्ची उठाते हुए वहां चली गई। यह काफ़ी अच्छे से काम कर रही थी। मेरी बेटी भी इसी घर में जन्म लिया था, लेकिन कभी मालकिन के कमरे में जाना नहीं हुआ था। आज पहली बार मालकिन के कमरे में पैर रख रही थी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसी शान शौकत राजा महाराजाओं के घर में होती होगी, ऐसी मालकिन के कमरे में थी। तभी मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी, जहाँ बेशुमार जेवरात पड़े हुए थे, जैसे किसी शाही सुल्तान का खजाना हो। यह सब देखकर मैं हैरान हो गई थी, साथ ही साथ डर भी रही थी कि मालकिन में यह सारा खजाना बाहर क्यों निकाला है, जिसका इल्ज़ाम मुझ पर ना आ जाए। फिर मेरी आंखें अभी सोने के ढेर पर थी, जिसकी रोशनी से मेरी आंखें जगमगा रही थी। मालकिन आगे बढ़ी और मुझे बैठने को कहा। अपनी मालकिन की मैं नौकरानी थी, वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मालकिन ने मुझे कंधों से उठाया और बिस्तर पर बिठा लिया और कहा, सावित्री, तुम मुझे अपनी औलाद दे दो, अपनी बेटी की मेरी गोद में डाल दो। भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरी तरफ से कभी भी कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम्हारी बेटी को मैं अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरी गोद में चिपकी हुई बच्ची पर मेरी मजबूत पकड़ हो गई थी। मैंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। वह मेरे सीने से चिपकी हुई अंगूठा चूसने थे, मगर मेरी घबराते हुए कहा कि मालकिन, आपकी तो खुद ही बच्ची है, फिर मेरी यह काली कलूटी बच्ची आपको क्या जरूरत पड़ गई। मेरी बात सुनकर मालकिन फुट फुट कर रोने लगी कि मानो जैसे मैंने उनकी दुखती हुई कमर पर हाथ रख दिया हो। रोती रोती कहने लगी, सावित्री, मजबूरियाँ किसी इंसान को नहीं देखी जाती। मजबूरियाँ नहीं देखी बगैर बेटियाँ कैसे पाली जाती है। मालकिन की आंखों में मुझे दर्द नजर आ रहा था। मेरी हैरत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मालकिन फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली कि सावित्री, मुझे मेरी बेटी लेकर अपनी बेटी दे दो। मालकिन मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। मालकिन मेरे कदमों में बैठ गई और मेरे पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर मुझे भीख मांगने लगी कि प्लीज़ सावित्री, अपनी बेटी मुझे दे दो। इतने में महल की मालकिन और पैरों में बैठी हुई, यह सोचकर ही मेरे पैर कांपने लग गए थे। मैं जल्दी से मालकिन को उठाया, उन्हें बेड पर बिठाया और उन्हें पानी पिलाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन को कैसे दिलासा दूँ। मालकिन थोड़ी शांत हुई तो फिर कहने लगी कि सावित्री, तुम्हारी बेटी की शादी किसी जागीरदार घराने से करूंगी कि सब लोग अपने दांतों तरह उंगली दबा लेंगे। मैं तुम्हारे बेटों को भी विदेश बाहर पढ़ने के लिए भेज दूंगी। तुम चाहो तो मेरे सारे जेवरात अपने पास रख लो, बस मेरी बेटी के बदले अपनी बेटी बदल दो। एक बार फिर से मेरी मालकिन फिर वहीं जाकर टूटी हुई थी। मैंने फिर से मालकिन से पूछा कि मालकिन, कोई वजह तो होगी, आप इतनी सुंदर बेटी को मेरी काली कलूटी बेटी से क्यों बदलना चाहती हैं? और फिर बिना किसी वजह से मेरा पति तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? फिर मालकिन ने बताना शुरू किया कि उनकी आंखों में दर्द उतर आया था। मालकिन ने बताना शुरू किया कि कभी कभी माँ बाप के गुनाहों की सज़ा बच्चों को भुगतना पड़ता है, और ऐसे ही मेरी बच्ची अपने बाप की एक ऐसे जुर्म की भेंट चढ़ने वाली है जो इसके बाप से अनजाने में हुआ था। उस दिन मैं और तुम्हारे मालिक एक शादी फंक्शन में घर से वापस लौट रहे थे। बहुत ज़्यादा अंधेरा था, हर तरह धुंध छाई हुई थी। इतना अंधेरा था कि कुछ भी सही से नहीं दिखाई दे रहा था कि तभी पता नहीं एक लड़की अचानक से कैसे हमारी गाड़ी के सामने आ गई। वह चौधरी की बेटी थी। देखने में तो वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी, उसे देखते ही अप्सरा का गुमान होता था। चौधरी ने सुबह हमें पंचायत में बुलाया। पंचायत बैठाई गई तो पूरा पंचायत जमा था। चौधरी अपनी बेटी के खूनी को माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और भला माफ़ भी कैसे कर देता। 3 नशों के बाद पहली बार उनके घर में, उनके खानदान में, पूरे खानदान की आंखों की तारा थी वह बेटी। लेकिन जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता था। लेकिन यह भी सच था कि कुछ हुआ तो था, लेकिन वह अनजाने में हुआ था, जानबूझकर नहीं हुआ था। और फिर पंचायत ने एक अजीब सा फैसला सुना दिया। पंचायत का फैसला था कि इस परिवार में जब भी कभी बेटी जन्म लेगी,
वह बेटी 18 साल की होगी तो उस बेटी को चौधरी को दे दिया जाएगा। चौधरी उस बेटी के साथ अपने किसी लड़के की शादी करे, उसे अपने घर में लाएगा और चौधरी की मर्जी होगी तो उसे अपनी बहू बनाएगा या अपने घर की नौकरानी बनाए या फिर बेटी के मौत का बदला ले। लेकिन शर्त यह है कि बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, जैसे कि चौधरी की बेटी थी। और सावित्री, जैसा कि तुम देख रही हो, हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई परी हो। यह कहकर मालकिन अपने बेटी को मेरे सामने रख दी। मैंने एक नज़र मालकिन की बेटी को देखा, वह वाकई ही बहुत खूबसूरत थी, ऐसा लगा जैसे चांद का टुकड़ा हो। उसके बाद मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा। मैं समझ गई थी कि मालकिन अपनी बेटी को मेरी बेटी से क्यों बदलना चाहती है। मेरी बेटी का रंग सांवला था। मैंने मालकिन से पूछा, सच में पड़ गई थी कि फैसला मेरी पूरी था, बेटों का फ्यूचर बन जाएगा, मेरी बेटी की ज़िंदगी भी संभाल सकती है, मुझे बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा ऐशो आराम मिल सकता है जिसकी मैं कभी ख्वाहिश नहीं किया करती थी। लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे ही किसी को कैसे सौंप देती। बच्चा काला हो या गोरा, अपने माँ बाप का जान होता है। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैं बच्चियों को बदलने की अनुमति अपनी मालकिन को दे दी। मेरी बात सुनकर मालकिन ने अपना चेहरा खुशी से खिल गया था, मानो उन्हें दुनिया जहाँ का खजाना मिल गया हो। मालकिन ने झट से मेरी बच्ची को अपनी गोद में उठा ली और अपनी बच्ची मेरी गोद में दे दी। मेरी बच्ची को गोद में उठाते ही मालकिन ने मेरी बच्ची को बेतहाशा प्यार किया था, जबकि मैं उनकी गोरी चिट्ठी खूबसूरत कांच की गुड़िया को प्यार करते हुए भी डर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे प्यार करने से कहीं वह मैली ना हो जाए। मालकिन ने अपनी बेटी मेरे गोद में देने के साथ साथ मेरी झोली में सारे जेवरात भर दी और खुशी चाहते हुए भी मैं आवाज़ मुझसे कहा कि सावित्री, तुम रोज़ अपनी बेटी से मिलने यहाँ आ सकती हो, मेरी बेटी को भी अपने साथ लेकर ज़रूर आना और इस तरह से हम दोनों अपनी अपनी बेटियों से मिलेंगे। लेकिन हम इन बच्चों को नहीं बताएंगे कि सच्चाई क्या है। जब बच्चा बड़े हो जाए, उनकी शादियाँ हो जाएगी, तब इनको सच्चाई बताएंगे। खैर, मालकिन की इस बात से मुझे भला क्या परेशानी हो सकती थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। घर आकर मैंने जैसे तैसे कर कर तुम्हारे जीजा को मना लिया था। पहले तो वह नहीं मान रहे थे, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर मान गए। इस तरह एक नाजुक सी शहजादी हमारे घर में पलने लगी और मेरे बेटी महलों की ज़िंदगी जीने लगी। मैं महल में कभी कभी अपनी बेटी से मिलने जाया करती थी तो साथ खुशी को भी ले जाया करती थी। खुशी मालकिन के बड़े बेटे प्रताप के साथ खूब खेलती थी, मैं भी उसे खेलने दिया करती थी। आखिर दोनों आपस में भाई बहन हैं, उनका रिश्ता है, एक दूसरे से मोहब्बत होना आम बात है। हवेली के वापसी पर मैं अपनी वाली बेटी यानी रोशनी को कुछ कपड़े और खिलौने लेकर आ जाया करती थी और उन्हें अपनी बेटी के याद की निशानी के तौर पर रख लिया करती थी। उसकी कुछ तस्वीरें भी खींच लेकर आई थी और अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा याद आती तो उन्हें खिलौनों और तस्वीरों को देख लिया करती थी। मैंने खुशी को भी बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था, बल्कि उससे बढ़कर ही पाला था। खुशी को कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ। खुशी भी मुझे अपनी सगी माँ की तरह प्यार करती थी। उधर मालकिन ने भी रोशनी को बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह ही प्यार दिया था। दोनों बच्चियों अपने अपने परिवार में खुश थी और फिर बच्चियाँ धीरे धीरे बड़ी होती गई। जब खुशी और रोशनी 18 साल की हो गई तो जैसे कि पंचायत ने फैसला सुनाया था कि रोशनी को देखने चौधरी वाले आए थे, लेकिन रोशनी तो देखने में उन लोगों जैसी नहीं थी। रोशनी के साथ ले जाने से मना कर दिया क्योंकि फैसला तो यह हुआ था कि कोई भी खूबसूरत सुंदर बेटी हो चौधरी के साथ जाएगी, कोई काली सी और मामूली नैन नक्श वाली नहीं। मालिक और मालकिन ने उन लोगों को पैसे के लिए ऑफर भी किया, अगर आप बेटी नहीं ले जा रहे तो हमारी तरफ से सौगात में कुछ जेवरात लेकर जाए, लेकिन उन लोगों ने पैसे के जेवरात लेने से मना कर दिया। मैं भी बहुत हैरान थी कि भला इन लोगों को जेवरात और पैसे लेने की क्यों मना कर दिया, लेकिन इस बात का जवाब मुझे अगले ही पल मिल गया था। मालकिन की तेज से चीख सुनकर मैं अंदर कमरे में भागी तो मेरी भी चीख निकल गई क्योंकि रोशनी का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उन लोगों ने अपनी बेटी का बदला ले लिया था, बेटी का बदला बेटी से लिया, चाहे कैसे भी लिया हो। उन्होंने अपनी बेटी खोई थी तो हमारी भी बेटी हमारे पास नहीं रहने दी। मैं चीख मारकर रो रही थी, मालकिन भी रो रही थी। आखिर उन्होंने भी तो रोशनी को माँ बनकर पाला था। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और हम रोशनी के गम से उभर आए, लेकिन फिर हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब खुशी ने कहा कि वह मालिक के बेटे प्रताप से शादी करना चाहती है। उसने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं
और तुम्हारे जीजा जी उसे समझाने की बहुत कोशिश की। सच्चाई अभी उजागर नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी रोशनी उस मामले को ज़्यादा समय नहीं हुआ था। अगर चौधरी को सच्चाई पता लग जाती तो वह हो सकता है कि खुशी को भी उठाकर ले जाता। मैंने और तुम्हारे जीजा जी ने पूरा जोर लगा दिया खुशी को समझाने में। दोनों भाई बहन आपस में शादी कैसे कर सकते थे? यह तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। हमारे समझाने पर खुशी नहीं मानी और एक दिन घर से भाग गई। पहले मुझे नहीं पता था कि खुशी प्रताप के साथ भागी है, लेकिन जब मैं उसके पति को देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। खुशी ने वही अनर्थ कर दिया था जिससे मैं बचना चाहती थी। दीदी ने मुझे सारी सच्चाई बता दिया, फिर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे दीदी पर दया आ गई। दीदी ने कितने दुख अकेले ही झेले थे। उसके बाद लोगों की बातें भी सुनी थी। यह सच था कि मालकिन ने अपना वादा पूरा किया था। दीदी के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया था और आगे भी पढ़ने का पूरा इरादा रखते थे। अब जब प्रताप और खुशी ने शादी कर ली थी, इस बात को छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने दीदी को समझाया कि आप सारी सच्चाई अपनी मालकिन से कह दे। दीदी ने मेरी बात मान ली और अगली सुबह हम मालकिन के हवेली में पहुंच गए। वह लोग उस समय नाश्ता कर रहे थे। दीदी का सर इस बार झुका हुआ नहीं था। वह आराम से सर उठाकर मालकिन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और कहा कि मालकिन, आज मैं आपको एक सच्चाई बताने आई हूँ और वह यह है कि खुशी ने प्रताप के साथ शादी कर ली और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा गुनाह है। भाई बहन आपस में शादी कैसे कर सकते हैं? यह बात आप लोगों को बताना ज़रूरी थी, इसीलिए मैं सुबह सुबह चली आई। दीदी की बात सुनकर मालकिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दीदी को बहुत हैरत हुई कि इतनी बड़ी बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मालकिन बोली, मुझे पता है सावित्री, खुशी और प्रताप ने शादी कर ली, लेकिन आज मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताती हूँ। प्रताप मेरा अपना बेटा नहीं है, वह तुम्हारे मालिक के दोस्त का बेटा है। तुम्हारे मालिक के दोस्त और उनकी पत्नी के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दोनों पति पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, लेकिन प्रताप बच गया था। उसी समय तुम्हारे मालिक ने प्रताप को अपना बेटा मान लिया और उसे अपने घर ले आए। मैं भी प्रताप से बहुत मोहब्बत करती थी, उसे अपनी बेटी की तरह ही रखती थी और मुझे पता था कि खुशी और प्रताप ने शादी कर ली है। मैं खुशी से इस शादी को स्वीकार कर लिया है। इस तरह मेरी बेटी भी हमेशा मेरे आसपास रहेगी। मालकिन के चेहरे पर एक खुशी जो रंग थे, उनका बयान करना मुश्किल था। दीदी हैरत से आंखें फाड़ के मालकिन को देख रही थी। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीदी सब कुछ छीन गया हो। मालकिन ने उठकर मेरे दीदी के पैर छुए और कहा था कि सावित्री, तुम्हारी एहसानमंद हूँ, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ है। लेकिन मैं इस बात के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दीदी के शरीर में तो जैसे जान ही नहीं थी। चुपचाप बिना कुछ कहे हवेली से बाहर आ गई थी। उनकी आंखों में आंसू थे। आसमान की तरफ देखते हुए दीदी के मुंह से एक ही बात निकली थी, मेरे लालच की वजह से भगवान ने मुझे बहुत बड़ी सज़ा दी है, लेकिन मुझे लगता है कि आज इतिहास फिर से दोहराया गया है। गरीबों के हिस्सों में जिल्लत, बदनामी, अकेलापन और दर्द आया था। अमीर तो इस बार भी जीत गए थे। मेरी दीदी ने अपनी बेटी की वजह से पूरे गांव की बातें सुनी, बदनामी भी उठाई, बेटी भी भागकर शादी कर ली। दीदी चुपचाप वहां से उठी। मैंने उनकी आंखों से आंसू साफ कर दिए थे। मैं रास्ते में सोचती रही कि खुशियों पर सिर्फ अमीरों का अधिकार होता है, क्या गरीबों का खुशियों पर कोई अधिकार नहीं होता? दोस्तों, इस कहानी में गलत कौन था, सावित्री या फिर सावित्री की मालकिन? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।